हेलो बच्चों, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, जिससे कि आपको नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चलता रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आइए हम उसी लेक्चर को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर आपको ये बताना भूल गया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम थ्री टाइप्स के होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसका होता है जब हमारा चार्ज हो ना, पर यूनिट लेंथ हमारा क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो इसके लिए जब हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली हमारा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा लैम्डा जो होता है क्यू अपॉन एल है। कहीं पर भी आप देखिएगा, जैसे एक रॉड है, ठीक है, इसमें हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू को हमने बराबर बराबर पूरे लेंथ पे डिवाइड किया है। तो कहीं पर भी इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हो, लैम्डा जो होगा हमारा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यदि टोटल चार्ज क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल लेंथ एल है और इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब सभी जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एल होगा। जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में हमारा लैम्डा बराबर क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पोर्शन बराबर बराबर नहीं डिवाइड किया गया, तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन में हम देख रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पोर्शन में, जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमारा डिक्यू चार्ज मिला और उसका लेंथ डीएल है, तो लैम्डा बराबर उसके लिए क्या हो जाएगा, डिक्यू अपॉन डीएल होता है। तो इसके लिए हमारा डिक्यू बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू डीएल होता है। ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज को एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे एक हमारा डिस्क होता है इस तरह का, इसमें पूरा एरिया हमारा चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट एरिया, जब चार्ज हमारा किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसको जब हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस केस में हमारा चूंकि सब जगह बराबर बराबर क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो किसी भी हम एक एरिया में देखेंगे तो हमारा चार्ज तो बराबर ही मिलेगा, कि उस सभी जगह हमारा किसी भी एरिया, किसी भी पोर्शन को उठा के देखेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सेम मिलेगा। तो इसके लिए सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। यही अब हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, उस केस में हम जिस भी पोर्शन को हम देखें, जैसे हम इस पोर्शन को उठा रहे हैं, तो इस पोर्शन में का हमारा जो एरिया है, मान लिया छोटा एरिया तो डी ए, और इसमें जो हमारा चार्ज मिल रहा है, डी क्यू मिल रहा है, तो उसका डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। तो इस नॉन यूनिफॉर्म के लिए डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि बराबर बराबर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसके लिए कि हमारा सिग्मा बराबर उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन में जो हमारा चार्ज मिला, डी क्यू मिला, और उसका जो एरिया है डी ए, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हमारा हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। और जब हमारा सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सभी एरिया का तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही हो, क्योंकि इक्वल इक्वल सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उस केस में हमारा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमारा उस पर्टिकुलर एरिया का हम सिग्मा निकालते हैं, तो उसके लिए सिग्मा बराबर क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का चार्ज डी क्यू उस डिवाइडेड बाई उस पर्टिकुलर एरिया का पोर्शन का एरिया डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, जब हमारा चार्ज क्या हो, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज क्या हो, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एक स्फीयर ले लीजिए, सॉलिड स्फीयर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जब हम एक स्फीयर ले लिए, क्या है, हॉलो नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें पूरा वो इसके वॉल्यूम में हमने चार्ज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं।
तो जब इसको पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्यू चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो किसी भी इसका छोटा सा वॉल्यूम लेंगे किसी भी पोर्शन में, तो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी होगा। किसके लिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी होगा। वही नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन का जो जिसमें जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई उस पर्टिकुलर पोर्शन का वॉल्यूम, डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, रो बराबर क्या होता है, डी क्यू बराबर क्या होता है, रो इंटू डी वी होगा। किस में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। जब हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डी क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू डी होगा। और जब हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी होगा, जहाँ लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, और रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका हम आगे की ओर जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसमें हमारा काफी यूज आएगा। आपने लैम्डा का यूज लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि किस तरह से हमारा फाइनाइट रॉड है उसमेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम किस तरह से लैम्डा का यूज किए थे। उसी तरह सेमी सर्कुलर रिंग में हमने यूज किया था। आगे हम चलेंगे, इसका सॉलिड हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम इसको सॉलिड स्फीयर में यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क में यूज करेंगे। तो अभी आगे आपको काफ़ी यूज आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी पूछ देता है इसका डेरिवेशन, तो इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम आपको समझाता हूँ। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। जैसे सबसे पहले आपको एक रिंग दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, रिंग। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है आर, रेडियस आपको दिया हुआ है आर। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, कितना चार्ज दिया हुआ है आपका, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल चार्ज क्यू दिया। अब बोल रहा है इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस x, सेंटर से एट ए डिस्टेंस x आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो कि सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस पर है। आप देखिए ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं कूलम्ब्स लॉ तो हम सिर्फ पॉइंट चार्ज में लगाते हैं। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ तो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। तो इसको भी सिमिलर है, लास्ट लेक्चर की तरह हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से लेंगे, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से लेते हैं जिसका चार्ज कितना है, डिक्यू है। छोटा सा एकदम पोर्शन लेगा जिसका चार्ज कितना है, डिक्यू होता है। अभी एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल देंगे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होता है। आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा। ये मान लीजिए आपका एंगल कितना है, थीटा है, थीटा बना रहा है, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, डी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो जितना ए एंगल थीटा है उतना ही एंगल ए थीटा है। अब इसका कितना, दो कंपोनेंट हो गया, इधर की ओर डी ए और इधर की ओर हम देखते हैं, तो इधर की ओर आपका क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा आएगा, और इधर की ओर आपका क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। ये एंगल थीटा आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखिए डिक्यू हमने एक लेंथ माना था, जो कि डिक्यू एक हमने पॉइंट छोटा सा पोर्शन लिया जिसका चार्ज कितना था, डिक्यू। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, छोटा सा हमने लिया है तो पॉइंट चार्ज की तरह। इसके कारण हम इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, छोटा चार्ज के कारण हमारा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। तो डी का दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स है, एक है हमारा वाई डायरेक्शन में है, ई वाई डायरेक्शन में है, और एक हमारा किधर है, ई एक्स डायरेक्शन में है। तो डी का हमने ई वाई में क्या आ गया कंपोनेंट इसका, डी साइन थीटा, और ई एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया आपका, डी कॉस थीटा आ गया। अब ठीक है, आप देखिए कि इधर जो ये वाई डायरेक्शन वाला होगा ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, जैसे हमारा डिक्यू ऊपर है, सिमिलरली हमारा डिक्यू नीचे भी तो होगा ना। अब इस डिक्यू नीचे के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। इसके कारण हमारा एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट हमारा इधर की ओर आएगा। यदि ये भी हमारा थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर की ओर आपका इसका भी डी कॉस थीटा होगा, इसका इधर की ओर क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा आएगा। तो ए वाला और ए वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। सिर्फ हमारा किधर की ओर बच रहा है, एक्स डायरेक्शन में बचेगा, मतलब एक्सिस के लॉन्ग ही सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये आपको समझ में आया। देखिए इसमें लिख देता हूँ,
ई वाई कंपोनेंट will be get cancelled। ई वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि इसके कारण देख लीजिए क्या मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है। जितना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है, तो ई वाई कंपोनेंट और ई वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना आप किस तरह से अपने आपको समझाया कि यदि इसके कारण यहाँ पर हम एक डिक्यू चार्ज लिया है तो इसके हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। उसी तरह से यदि हम एक नीचे में भी इसका सिमिलरली एक नीचे भी ले लेते हैं एक डिक्यू चार्ज, तो इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका भी एक वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। तो एक्स कंपोनेंट वाला तो आपस में दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, लेकिन वाई कंपोनेंट वाला देखिए एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। ई वाई कंपोनेंट विल गेट कैंसिल और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है? एक्स कंपोनेंट विल गेट एडेड। ऐड हो रहा है, आपने देख रखी है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और इसके कारण ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डी निकालते हैं। डी बराबर आपका क्या होगा? डी बराबर देखिए क्या होगा, ये डी क्यू चार्ज है तो के इंटू डी क्यू अपॉन ए आपका कितना है, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए अभी बाई डायरेक्शन वाला तो कैंसिल होगा, सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ हमारा ई एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा हमारा? ई एक्स बराबर होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी कॉस थीटा होगा एक्स डायरेक्शन में, तो डी के बदले आप क्या रख दीजिएगा? के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको बताता हूँ आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? ए आर है, इस तरह से देख लीजिए, ये आपका x है, ये आपका r दिया हुआ रेडियस, ये डिस्टेंस पर पूछ रहा है, तो ये r बराबर क्या होगा? ये है परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये एंगल आपका कितना है? थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आपका? cos थीटा बराबर एक्स अपॉन आर होगा, एक्स अपॉन आर इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप रख दीजिए के इंटू डी क्यू, आर स्क्वायर रखना है तो आर स्क्वायर कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर बराबर कितना है? रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुने कॉस थीटा क्या है? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब कांस्टेंट यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, आर और एक्स तो कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है और ये आपको एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो आर और एक्स आपका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो के इंटू अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू एक्स, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? सिर्फ डी क्यू। तो डी क्यू का पूरा इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, तो आपका क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये टोटल आ गया आपका क्या? ई एक्स आ गया, ई एक्स आ गया क्या? एक्स डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट, जहाँ पर इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से देखिए आपका कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? एक्स डायरेक्शन में आ गया, कितना? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे आ गया? ये हमारा क्या है? रिंग है, इस पे हमारा टोटल चार्ज क्यू हमारा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके कारण हमने यहाँ पर देखा है कितना एक्स डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एक्सिस के डायरेक्शन में, जो इसका ये एक्सिस ना सिर्फ इसका एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा आ रहा है ई एक्स, बाकी बाई डायरेक्शन हमारा क्या हो जाए? कैंसिल हो रहा है। यदि ये हमारा रिंग इस तरह से रहता है तो हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में होता है, ये रिंग इस तरह से है तो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, सिर्फ इसके एक्सिस के लॉन्ग ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एट सेंटर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये देखिए सेंटर पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी ये डिस्टेंस एक्स था, सेंटर पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ई एक्स बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा?
x बराबर 0 रखेंगे तो e x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए वेरी x जब बहुत ज्यादा दूर पर देख रहे हैं हम, x है ना, x बहुत ज्यादा दूर है, वेरी फार डिस्टेंस पे, वेरी फार डिस्टेंस पे। मतलब x जो है ना वो r से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब बहुत दूर पर हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर पे, तो उस केस में x बराबर क्या है, r से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में e x बराबर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए k इंटू क्यू एक्स, अभी a है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। अब चूंकि x जो है r से बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम r को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर k क्यू एक्स अपॉन यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 रहेगा इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यू हो जाएगा, तो ए से कट जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख लें जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देख रहे हैं तो ये हमारा रिंग क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। मतलब एक्स जब हमारा आर से बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा हो, एक्स आर के कंपेरिजन बहुत ज्यादा हो, तो ये रिंग हमारा किस तरह काम करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगा। और उसके लिए हमारा सिर्फ सिंपल कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला ये क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो उस केस में हमारा जब हम वो आपको कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ाया था कि पॉइंट चार्ज कब कर सकते हैं, जब हमारा बहुत बड़ा चार्ज हो लेकिन बहुत दूर पर रखा हुआ हो। तो देख आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, बिल्डिंग को देखते होगे, जब बहुत ज्यादा ऊपर से आप देखते हो नीचे की ओर, तो आपका वो ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी छोटा छोटा मतलब पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देता है। तो फिर हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह हम उसको, उसका सारा कैलकुलेशन पॉइंट चार्ज की तरह कर सकते हैं। तो उसी तरह इसमें भी हम रिंग को बहुत ज्यादा दूर रख दिया, रिंग से हम बहुत ज्यादा दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा रिंग क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें कूलम्ब्स लॉ हम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जब हमारा x बहुत ज्यादा हो गया r से, तो e x बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ई एक्स जो है आपका, ई एक्स जो है एक्स के एक फंक्शन है, ई एक्स यहाँ पर क्या है आपका, ई एक्स हमारा एक्स के फंक्शन में। आपको ये हमसे पूछ रहा है कि ई एक्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ई एक्स आपका मैक्सिमम किस पोजीशन पे होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ई एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये कहाँ पर होगा वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कोई भी यदि बाई यदि फंक्शन ऑफ एक्स हो, y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते थे, y को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते थे और उसको 0 के इक्वल कर देते थे, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते थे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर, पीछे के लेक्चर में भी आपको बताया है, आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होगा वो निकाल रहे थे। तो उसमें भी हमने इसी तरह से किया था, यदि y यदि फंक्शन ऑफ x हो और y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा x का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन पता होगा d अपॉन a अपॉन b रहता है, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, पहले b इंटू, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से डिफरेंशिएशन करें, के की कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बी इंटू ए का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर अंदर का करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, नहीं आता तो फिर मैं उस पर भी एक लेक्चर आपको मैं अपलोड करूंगा। अभी देखिए अभी हमारा क्या बच गया, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस a2 से a2 कट गया 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल कर देना। तब देखिए अभी हमारा क्या बचेगा, देखिए के क्यू इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 3/2 है, a 1/2 है, तो 1/2 इससे हम निकाल a आर एक्स, जैसे यहाँ पर देखिए आपको a टू द पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए के पावर 1/2 लिख सकते हैं, a टू द पावर 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
ए टू द पावर 3/2, उसको क्या हम लिख सकते हैं, ए इंटू ए के पावर 1/2। तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, बाहर हम निकाल लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो अंदर हमारा क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा बचा है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। अब हम आगे आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। मतलब प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इधर हमने प्लस एक्स डायरेक्शन है, इधर क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन। तो इधर आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होगा, इधर माइनस आर बाई रूट 2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ गए। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई मैक्सिमम कितना होगा, वो देख ले। ई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाए, के इंटू क्यू इंटू कितना होता है, एक्स होता है। एक्स का वैल्यू कितना रख दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3/2, ये होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ से देख लो, के क्यू आर बाई रूट 2 अपॉन 3r स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो कैंसिल होना रहेगा, वो देख लेते हैं। के क्यू आर बाई रूट 2 इंटू इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3/2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर इंटू रूट 3r। तो ये रूट 2 से ये रूट 2 कट गया, ए आर से ए आर कट गया। देख लीजिएगा एक बार, कोई कैलकुलेशन गलती ना हो। 2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर, ये आपका आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू। तब इसका हम वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका रिंग है, ठीक है ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एक्स हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर की ओर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यदि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेते हैं। यदि इधर की ओर हो, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इसके कारण हमारा मैक्सिमम कितना होगा, आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ से आपका डिक्रीज होने लगेगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इधर भी आपका माइनस आर बाई रूट 2 पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर निगेटिव है, तो इधर निगेटिव रहेगा। सॉरी, अच्छे से बना लीजिएगा, ये इस तरह से आएगा और ये हमारा इस तरह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका सही जो इसका डायग्राम होगा इस तरह से। कुछ कुछ किताब में इस तरह से इसको इसमें बना देता है, लेकिन इधर की ओर तो हमारा निगेटिव रहता है। हम निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो निगेटिव लेते हैं, तो इसलिए हमारा निगेटिव रहेगा ई एक्स, ठीक है। ई एक्स होगा, ये हमारा ई मैक्सिमम होगा, ठीक है। इधर क्या है, हमारा इधर है माइनस ई मैक्स है। ये एक बार हम किताब से वेरीफाई कर लेंगे सही है कि गलत है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ई मैक्स के क्यू इंटू एक्स होता है, तो आर बाई रूट 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको रिंग के कारण पढ़ा दिया आपको क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है हमारा मैक्सिमम कहाँ पर होता है, किस पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और आपका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको इसमें डिफ्रेंसिएशन में यदि दिक्कत होगा तो मैं आपको डिफ्रेंसिएशन समझा देता हूँ कि डिफ्रेंसिएशन मैंने किस तरह से किया है। यहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन बताता हूँ। जैसे आपका ई एक्स बराबर क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आया था। तो आपको ये भी बताया था कि किसी भी यदि कोई फंक्शन है एक्स प्लस बी का स्क्वायर करके इसको हम dx के रूप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पूरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये 2 है, तो 2 का क्या हो जाता है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स का क्या आ जाता है, इंटू ए हो जाएगा। बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी होता है।
जिस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका कितना 3/2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ए टू द पावर एन होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसका सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि ये ए है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, तो इसका ए टू द पावर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा एन की जगह पे 3/2 इंटू ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस अंदर वाले का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया डिफ्रेंशिएशन करके 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 2x, तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बच गया 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये बच गया। अब आपको एक और बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस 1 1/2 कितना था 3/2, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx को, तो देखिए इस तरह से करिएगा, क्या करना कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लीजिए, ए बाई बी है, ए बाई बी तो क्या होता है बी को रखते हैं, ए बाई बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बाई बी क्या होता है, बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए माइनस ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर होता है। यदि ए बाई बी के फॉर्म में रहे उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हो आप, तो क्या होता है बी इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी बी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनको डिफ्रेंशिएशन ऑफ है, तो डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स इंटू मतलब ए इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू फिर इसका अब अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू 3/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, इक्वल तो क्या हो गया k इंटू क्यू अपॉन, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं टू द पावर 1/2 माइनस ये 2 से 2 कट गया 3x स्क्वायर x इंटू 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, इस तरह से लिख सकते हो। अब चूंकि डी बाई डी एक्स मैक्सिमम करना है, इसको किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल करना है, तो सारा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ए कॉमन हमारा आ जाएगा, इसको कॉमन निकाल देंगे, ए भी इधर की ओर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ए कॉमन है आर स्क्वायर प्लस एक्स 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये सारा कुछ इधर की ओर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर यहाँ से हमारा क्या हो गया प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आ गया। तो हमारा इस तरह से x बराबर प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम कितना होगा वो उसमें आप डाल के रख दीजिए k इंटू क्यू इंटू आर, एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए आर बाई रूट 2 आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर 3/2, यहाँ से आपका ई मैक्स निकल जाएगा, आपको पीछे बता दिया है के क्यू इंटू आर बाई रूट 2 इंटू देखिए 3r स्क्वायर हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3/2, इसको सोल्व कीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा के क्यू आर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आपका ये हो जाएगा 3√3 इंटू आर क्यू, ऊपर ये आ जाएगा आपका 2√2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कीजिएगा तो के क्यू अपॉन 3√3r स्क्वायर, ये आपका आना चाहिए आंसर ई मैक्स, इतना ही था ना।
सॉरी 2, इसका ये 2 रह गया आपका 2k³/3√3 r², ये आपका ई मैक्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा। यदि फिर भी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो हमें बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और कुछ भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो वो भी बताइए, मैं वो भी करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।